हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। इस शो में हम एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरो से एक्शनेबल और इंसाइटफुल चीज़ें लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें ताकि आप एक बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकें। पिछले एपिसोड में हम आदित्य जोशी जी के साथ बात कर रहे थे और उस एपिसोड में हमने एसएमई इन्वेस्टिंग के ऊपर फोकस किया था। एसएमई इन्वेस्टिंग कैसे बाकी जो नॉर्मल मेन बोर्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करना है उससे अलग है, कैसे आपको कंपनीज आइडेंटिफाई करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ये हमने देखा था। आज के इस कॉन्वर्सेशन में हम और भी ज़्यादा इन डेप्थ जाएंगे और देखेंगे कि कैसे आपको एसएमई स्टॉक्स में एंट्रीज लेनी चाहिए, कैसे एग्जिट लेनी चाहिए और क्या क्या रेड फ्लैग्स है और कैसे आपको अवॉइडेबल कंपनीज आइडेंटिफाई करनी चाहिए। तो चलिए आज का ये कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं। अभी तीसरा इंफॉर्मेशन है कैपेसिटी एक्सपेंशन। एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन क्या होता है कि यार एक कंपनी जो है दुकानें खोली जा रही है या फैक्ट्री लगाई जा रही है या अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड कर रही है। राइट, बेसिक बेसिक मैथ। अब इसका भी सिंपल हम मैथ कर सकते हैं कि यार आपसे एक एग्जांपल के तौर पे एक मैथ कर लेते हैं। एक कंपनी है, उसके 50 स्टोर है, 50 दुकानें हैं आज। वो 2 साल में 100 दुकानें करने वाली है, तो उसका रेवेन्यू कितना बढ़ जाएगा 2 साल बाद और प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा आपके हिसाब से? सेल्स 4x होना चाहिए। 50 से 100 हुआ है तो सेल्स 2x रहेगा, सेल्स 2x होना। सॉरी, हाँ, 50 से 100 तो 2x। करेक्ट करेक्ट। तो 2x सेल्स होना चाहिए और 2x आपका प्रॉफिट या मे बी उससे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहने वाला है। तो आपने इस इंफॉर्मेशन पे ये गेस कर लिया कि यार कितना प्रॉफिट ग्रोथ आ सकता है, कि कैपेसिटी एक्सपेंशन कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा है। ठीक है, अगेन इसका भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। आप यहीं पे जाएंगे डिस्कवरी में, तो आपके पास कैपेसिटी एक्सपेंशन का भी डेटा है और इसमें आपको सारी कंपनी जो कैपेसिटी अपनी बढ़ा रही है उसका लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ पे देखिए कंपनी होती है गार्गी फैशन, अगेन अ वेरी सक्सेसफुल स्टॉक। ये काफी समय से अपनी दुकानें खोली जा रही है। फिनिक्स मॉल में इन्होंने दुकान खोला और ये बहुत बार बार खोली जा रही है। आपको दिखेगा अगेन स्टॉक प्राइस काफी फेवरेबली रिएक्ट करता है फॉर दिस इंफॉर्मेशन एज वेल। तो इसको देख लेते हैं गार्गी फैशन के केस में। आपका अगर आप वो देखेंगे तो अगेन स्टॉक प्राइस काफी फेवरेबली रिएक्ट किया है। लास्ट अक्टूबर से अक्टूबर में भी 250 रुपए का होता था और दुकानें खोलती रही उसके चक्कर में प्रॉफिट बढ़ता गया। इसके प्रॉफिट नंबर्स भी देख लेते हैं। आपका 5 करोड़ से 8 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है, दुकानें खुलती जा रही हैं, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है और स्टॉक प्राइस भी बढ़ता जा रहा है, जो कि 250 रुपए से आपका 600 रुपए के करीब हो गया है। तो दुकानें खुलती जाएंगी, प्रॉफिट बढ़ता जाएगा तो स्टॉक प्राइस भी बढ़ता जाएगा। दुकानें नहीं खुलेंगी, स्टॉक प्राइस प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, स्टॉक प्राइस भी नहीं बढ़ेगा। ऐसा हो सकता है कि दुकानें खुल गई बट कस्टमर ही नहीं आए, मतलब आपने दुकान तो खोल दी बट कस्टमर आए नहीं लेने, तो उसके से नुकसान हो जाएगा और प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा और स्टॉक भी नहीं बढ़ेगा। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई आप दुकान खोल दो बट आपका प्रॉफिट ना बढ़े। एनी क्वेश्चन ऑन कैपेसिटी एक्सपेंशन? नो। अगेन ये सारा डेटा भी आप आराम से पढ़ सकते हैं कि किसने स्टोर खोला है। इसमें आप देखेंगे स्टोर एक टाइप का कैपेसिटी एक्सपेंशन होता है, दुकानें खोलना। फैक्ट्री सेटअप करना एक दूसरे टाइप का कैपेसिटी एक्सपेंशन होता है कि भाई हमने नई फैक्ट्री सेटअप कर दी। अभी कोई हॉस्पिटल कंपनी है तो हॉस्पिटल सेटअप कर देगी, तो वो नए हॉस्पिटल सेटअप करी होगी। कोई रियल एस्टेट कंपनी है तो नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का एक्सपेंशन अनाउंस करेगी, भाई हम नए रियल एस्टेट कर रहे हैं। तो आपके मल्टीपल टाइप ऑफ कैपेसिटी एक्सपेंशन होता है, फैक्ट्री एक्सपेंशन, न्यू स्टोर या फिर न्यू लोकेशन। तो इस टाइप का आपका सॉर्ट ऑफ एक्सपेंशन हो सकता है। कुछ केसेस में ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन भी होता है कि अगर आपने देश आप सिंगापुर में चले गए, आपने सिंगापुर में सब्सिडरी खोल लिया, तो वैसा एक्सपेंशन भी रहता है कि आपने ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन कर दिया। ये 3-4 तरीके के एक्सपेंशन होते हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। अगेन हमें अनुमान लगाना चाहिए कि एक्सपेंशन से कितना फायदा हो सकता है कंपनी को इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स एज वेल। राइट, तो ये आपका सॉर्ट ऑफ तीसरा तरीका हो गया। चौथा तरीका होता है एसेट बेस्ड एक्सपेंशन। दिस इज वेरी सिमिलर टू कैपेसिटी एक्सपेंशन, बट कभी कभी कंपनियां क्या करती है, वो ना कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रॉपर्ली अनाउंस नहीं करेंगी बट ये उनके बैलेंस शीट में दिख जाएगा। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे दिखते हैं बैलेंस शीट में। तो ये कंपनी आपकी विनयस ऑटोमोटिव, विनयस इनोवेटिव। ठीक है, अभी मैं थोड़ा समझा देता हूँ एसेट बेस होता भी क्या है। तो ये इसका एसेट बेस है। एसेट बेस का मतलब है कि कितने करोड़ की फैक्ट्री से लगा रखी है।
ठीक है। तो इसे 17 करोड़ की फैक्ट्री लगा रखी थी पहले, मार्च 22 में 15 करोड़ की फैक्ट्री हो गई। अब आप बोलोगे कि यार फैक्ट्री कम कैसे हो गई, 17 करोड़ की लगाई थी तो कम कैसे हो गई, राइट? बट अगर आप आज 5 लाख की गाड़ी खरीदते हो, अगले साल वो 4 लाख की गाड़ी रह जाती है, राइट? क्योंकि डिप्रिसिएशन हो जाता है। डिप्रिसिएशन हो जाता है। हाँ, सेम चीज यहाँ पे भी आपका होल्ड करता है। तो आपका सॉर्ट ऑफ जो एसेट बेस था वो कम हो गया, 13 करोड़ था, अभी इन्होंने नई फैक्ट्री लगाई है, 42 करोड़ का एसेट बेस हो गया। ठीक है। तो क्लियरली इनका कैपेसिटी बढ़ा है, और एसेट बेस में जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो नया 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 फैक्ट्री इन्होंने लगाया है। तो ये डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ये स्पॉट करना है कि किसका एसेट बेस बढ़ा है, क्योंकि एसेट बेस जब बढ़ता है इसका मतलब है कि नई फैक्ट्री लगी है, और नई फैक्ट्री लगी है तो मतलब ग्रोथ आ सकता है। ठीक है। और अगर आप विन्यास में देखेंगे, तो जब ये इन्फॉर्मेशन आया मार्केट में कि भैया इसका एसेट बेस 4 गुना हो गया है, तो ये स्टॉक तब उस टाइम पे 600 रुपए का होता था, फिर ये स्टॉक बढ़ के 1200 का भाग गया। ठीक है। तो क्लियरली मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई ग्रोथ आने वाला है, क्योंकि एसेट बेस बढ़ गया है। ठीक है। और एसेट बेस पूरा आपको बैलेंस शीट में दिख जाता है। एक और चीज मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि देर इज समथिंग कॉल्ड CWIP। CWIP का मतलब होता है फ्यूचर एसेट बेस। तो काफी बारी क्या होता है कि कंपनियां में ना, मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ। एग्जांपल कौन सा दिखाएं, मे बी इसका दिखा सकते हैं। तो आपको दिखेगा कि भाई यहाँ पे नहीं, कौन सा एग्जांपल, मतलब चलो मैं एग्जांपल तो मेरे को इतना अच्छे से याद नहीं आ पा रहा है, बट काफी बारी क्या होता है कि अम, हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको 10 करोड़ का CWIP दिख रहा होगा। CWIP का मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसका ये मतलब है कि 10 करोड़ की फैक्ट्रियां लगने वाली हैं, 39 करोड़ की लगी हुई है, और 10 करोड़ की लगने वाली है। अब ये 10 करोड़ की लग गई, ये बढ़ के और ज्यादा लग गई थी पिछले क्वार्टर में, पिछले हाफ ईयर में 119 करोड़ की फैक्ट्री लग चुकी है, और 22 करोड़ की और लगने वाली है। तो जब ये नंबर बहुत बड़ा होता है ना CWIP का, तब भी स्टॉक मार्केट बहुत पॉजिटिवली लेता है इसको, कि भाई आप बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हो। तो सिंपल टर्म्स में, कितने करोड़ की फैक्ट्री लग गई है वो है फिक्स्ड एसेट में, और कितने करोड़ की लगने वाली है वो है CWIP में। जितना बड़ा CWIP का नंबर, उतना फायदा फ्यूचर में होगा। ठीक है। तो ये है एसेट बेस एक्सपेंशन। अगेन ये सारा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हमारे पास एक डिस्कवरी में बकेट रहता है कि भाई कौन सी कंपनी एसेट बेस बढ़ा रही है। आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा कि अद्वैत का एसेट बेस बढ़ा है, अन्नपूर्णा स्वादिष्ट का एसेट बेस बढ़ा है, इंटरनेशनल कंबशन का बढ़ा है, सारा टेक्नो का बढ़ा है, और कितने से कितना हुआ है सारा डेटा है हमारे पास। 172 करोड़ से 239 करोड़, 15 करोड़ से 38 करोड़। तो आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा। तो इससे भी आप काफी अनुमान लगा सकते हो कि भाई कौन सी कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ। अगेन, फैक्ट्री लगाने का ये मतलब नहीं कि प्रॉफिट गारंटी बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है माल खरीदने के लिए कस्टमर ही ना हो, तो उस केस में प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगेन कोई सर्टेनिटी नहीं है, बट चांसेस अच्छे हो जाते हैं कि भाई फैक्ट्री लगाई है तो फायदा हो सकता है। एनी क्वेश्चन है पुरु जी? नहीं। राइट। तो ये हो गया आपका एसेट बेस एक्सपेंशन। फिर आपका एक तरीका आता है रेवेन्यू गाइडेंस। ये है सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका। इसमें क्या होता है, कंपनी बोल देती है भाई हम इतना रेवेन्यू करने वाले हैं, कंपनी ने नहीं बता दिया आपको कि हम इतना रेवेन्यू करने वाले हैं, अब आप देख लो। ठीक है। अब कंपनी ही बोल रही है कि मैं इतना रेवेन्यू करूंगी, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि कंपनी झूठ तो नहीं बोल रही है, कंपनी कर भी सकती है कि नहीं कर सकती है। इसके भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे डिस्कवरी में, तो आपको रेवेन्यू गाइडेंस का वो मिल जाएगा। ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है कि भाई जेनटेक बोल रही है हम रेवेन्यू डबल कर देंगे, 100% से ग्रो करेंगे। सेलिकॉन गैजेट बोल रही है रेवेन्यू डबल कर देंगे। इंसुलेशन बोल रही है रेवेन्यू 100% से बढ़ा देंगे। विवियाना बोल रही है 90% से बढ़ा देंगे। एनपीएस की बोल रही है 87.5% से बढ़ा देंगे। बासठ इलेक्ट्रिसिटी बोल रहा है 72% से बढ़ा देंगे। थाई कास्टिंग बोल रहा है 62% से बढ़ा देंगे। तो एक कंपनी ने खुद ही बोल दिया। अभी अगर एक कंपनी है जिसके सेल्स बिल्कुल नहीं बढ़ा है, और वो अचानक से बोल देती है कि हम रेवेन्यू बढ़ा देंगे, डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, तो मैं इसकी बात का यकीन नहीं करूंगा। बट अगर मुझे सेल्स अपट्रेंड का ट्रेंड दिख रहा है, तो मैं इसकी बात का यकीन कर सकता हूँ। एंड मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कंपनी है आपकी वासा डेंटिसिटी। ठीक है। वासा ये बोल रही है कि हम 72.5% से अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे। ठीक है। इस शो पे गेस कर लेते हैं कितना रेवेन्यू आएगा, मतलब मैथ कर लेते हैं, मोटा मोटी अंदाजा लगा लेते हैं। तो इसका रेवेन्यू था लास्ट ईयर का 172 करोड़। तो अगर 70% से बढ़ा देगी तो मोटा मोटी कितना रेवेन्यू आएगा?
100 करोड़ के करीब का बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली 300 करोड़ हो जाएगा मोटा मोटी। तो हमने शो पे कैलकुलेट कर लिया 300 करोड़ का आ सकता है कंपनी के हिसाब से। और कितना प्रॉफिट आएगा, इसका 10% का मार्जिन है। 300 करोड़ का रेवेन्यू है, 10% का मार्जिन है, कितने का प्रॉफिट आया, 30 करोड़ रुपए का। तो डबल हो जाएगा। हाँ, तो हमने अभी गेस कर लिया शो पे बैठे बैठे कि भाई आपका 30 करोड़ का प्रॉफिट आ सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, राइट। अभी मैं देखूंगा इसका ट्रेंड कितना है। 30 करोड़, 40, 70, 120, 170, हर साल कंपनी बढ़ा रही है। तो मुझे लगता है कंपनी ने कोई बहुत ऑफ गाइडेंस नहीं दिया, कर सकती है, ऐसा कोई डर नहीं लग रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कर सकती है कंपनी। नंबर से, ट्रैक रिकॉर्ड से तो ये देखने को मिल रहा है, राइट। बेसिक ट्रैक रिकॉर्ड। सेम चीज प्रॉफिट में भी है कि भैया 5, 8, 15 प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। 5, 8, 15, 30 हो सकता है। और हम शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपके आशीष कचोले जी बैठे हैं, मुकुल महावीर अग्रवाल जी बैठे हैं। आप आप मुझे बताइए इन दोनों को गाइडेंस पता होगा कि नहीं पता होगा। अच्छे से पता होगा, याद होगा कि भैया इतना आ सकता है, और तभी अच्छे से शांति से स्टॉक को लेकर बैठे हुए हैं। तो क्लियरली लग रहा है कि भाई कंपनी ने गाइडेंस दिया है, प्रॉफिट हमने निकाल लिया 30 करोड़ का आ सकता है। एचएनआईएस को भी लगता है आ सकता है। आएगा कि नहीं ये किसी को भी नहीं पता, ना आपको पता, ना मुझे पता, ना कंपनी के मालिक को पता। बट थ्योरेटिकली लग रहा है कि आ सकता है, राइट। तो ये इस तरीके से आप रेवेन्यू गाइडेंस का हम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपका एक कंपनी है एबीपी इंफ्राकॉन, ठीक है। ये बोल रहे हैं हम 50% से बढ़ाएंगे, ठीक है। इसका रेवेन्यू का मैथ कर लेते हैं। तो आपका 50% हो गया, 150 का रेवेन्यू क्या था इसमें, कितना आ जाएगा अगले साल मोटा मोटा। 200 करोड़। 225 करोड़ का आ जाएगा रेवेन्यू। 150 से 75 बढ़ जाएगा, 225 आ जाएगा। मार्जिन है 10% का मोटा मोटी, राइट। 10 क्या मतलब 13-14% है। तो 225 करोड़ पे 13-14% आप लगा लो, तो 25 करोड़ का मोटा मोटी प्रॉफिट आपका आ सकता है। अगेन हमने नंबर कर लिए यहीं पे बैठे बैठे कंपनी के गाइडेंस के बेसिस पे कि कितना आ सकता है। अभी हम ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे। 58, 64, 106, 151, बढ़ रहा है। 2, 4, 12, 18, तो 25 कोई बहुत बड़ा जंप तो नहीं लग रहा है, करने को कंपनी कर सकती है। कोई बहुत अग्रेसिव, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि भाई नामुमकिन सा ही कर दिया है। अगर यही मुझे ये 100 करोड़ का प्रॉफिट का गाइडेंस देते तो मैं सोचता कि यार ये तो बहुत मुश्किल है आपके लिए। बट 25 मुझे लगता है हो सकता है, इतना कोई दिक्कत नहीं इजीली आनी कर चाहिए। सकते हाँ हाँ, करेंगे कि नहीं ये तो ना मुझे पता, ना आपको पता, ना कंपनी को पता। वो तो एक साल बाद ही सबको पता लगेगा। बट चांस है कि कर सकते हैं, लग तो रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप, ये तो बहुत ही सिंपल है, बेसिक मैथ है। कितना परसेंट का रेवेन्यू गाइडेंस दिया है और कितना प्रॉफिट उससे बढ़ सकता है, मार्जिन से मोटा मोटी निकाल लो। इससे भी अंदाजा लग सकता है कि भाई कौन सी ग्रो करने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया रेवेन्यू गाइडेंस। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन। हैं। अभी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि हाँ, जैसे जैसे आप ये ऐड करते जा रहे हो वैसे वैसे आपकी जो कंपनीज की यहाँ पे लिस्ट है वो भी बड़ी होती जा रही है। करेक्ट तो करेक्ट। अभी आउट ऑफ सो मैनी, मतलब एक ही लिस्ट में मुझे लगभग 15 से 20 स्टॉक तो आराम से दिख रहे हैं। तो अभी करेक्ट इतने सारे स्टॉक्स में से फिर एक या दो या तीन स्टॉक जो चुनने हैं वो कैसे चुने कोई। करेक्ट करेक्ट। तो ये अच्छा सवाल है अगेन कि यार मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में करीबन 1000 कंपनी होती है जो काफी अच्छा परफॉर्म करती है हर साल। तो आपको 1000 में से 20 चूज करना है, ठीक है। और हमारे खुद के प्लेटफॉर्म में भी 400 कंपनियां तो पड़ी हैं जहां का डेटा हम अच्छे से देते हैं कि भाई इसका इतना गाइडेंस, इसका इतना है। तो अब आपको 400 में से 20 चूज करनी है, राइट। तो ये भी एक अपने आप में एक टफ है कि भाई 400 में से हम 20 को कैसे चूज करें। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं अग्रेसिव गाइडेंस में जाता हूँ कि जो जितना बड़ा गाइडेंस दे रहा है, राइट, और मुझे लगता है अगर वो अचीवेबल है तो मैं उसको लेने का कोशिश करता हूँ। बट कभी कभी मुझे लगता है कि अग्रेसिव गाइडेंसेस ना फेल भी होते हैं। तो कुछ कंपनी ऐसी भी होनी चाहिए जो स्टेबल है, या स्टेबल कंपनियां हैं उन पे पैसा लगाएंगे जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मैं पर्सनली आपको बताता हूँ, मेरे को प्रेफरेंशियल बहुत अच्छा लगता है एज अ बकेट। मैं प्रेफरेंशियल पे बहुत पैसा लगाता हूँ। मेरे पोर्टफोलियो में हर दूसरी कंपनी में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है। और जो कि आपने स्टार्टिंग में बोला था, मैं प्रेफरेंशियल प्राइस के पास खरीदना पसंद करता हूँ, ठीक है। और बाकी जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट लगता है वो है रेवेन्यू गाइडेंस, ठीक है। गाइडेंस काफी, कंपनी बोल रही है यार, इसमें तो कुछ मैथ भी नहीं करना, कंपनी ने खुद ही बोल दिया है। तो ये डेटा बहुत पावरफुल लगता है मुझे। बस हमें ये चेक करना है कंपनी कर भी सकती है कि नहीं कर सकती है, राइट। तो पर्सनली मेरे को जो हमने 5-6 चीजें डिस्कस करी उनमें से मेरे को प्रेफरेंशियल बहुत पसंद है, गाइडेंस बहुत पसंद है, और मैसिव ऑर्डर मुझे बहुत पसंद है कि भाई ऑर्डर इतना बड़ा मिल गया कि यार कोई हद नहीं है। तो ये 3 चीजें मुझे बहुत पसंद है, इन पे मैं बहुत फोकस करता हूँ पर्सनली। या तो ये और सारी छोटी कंपनीज गाइडेंस देती है क्या। सारी नहीं देती हैं, आप मानो 3 में से एक देती है, हर हर 4 में से एक देगी गाइडेंस। 25% तो कंपनीज देती है। हाँ 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 हाँ।
तो बड़े अच्छा डेटा होता है, इसको पढ़ना चाहिए, इससे बहुत अंदाजा लग सकता है कि कौन सी कंपनी क्या सोच रही है। और इसे एक चीज ये भी पता लग जाती है कि यार ये कंपनी ही बोल रही है कि मैं 30% से ग्रो करूंगी, तो और आइडली कंपनियां थोड़ी कंजर्वेटिव गाइडेंस देती हैं, बट 30% अगर बोला है तो 200% से ग्रोथ तो नहीं होने वाला है। इसकी तो गारंटी कि भाई ये 200 से नहीं ग्रो करेगा, 30 का 60 हो सकता है, 70 हो सकता है। तो काफी अंदाजा लग सकता है कि यार कितना ग्रोथ आ सकता है इस कंपनी में। 30 बोला है, अगर अच्छी कंपनी 30 तो कर ही देगी, आइडियली बीट ही करना चाहिए, बट 30 का 200% ग्रोथ तो नहीं आ सकता है। तो काफी अनुमान लग जाते हैं कि यार किसका कितना ग्रोथ आने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है, जरूर पढ़ना चाहिए कि कितना कितना ग्रोथ आ सकता है। और अब एक लास्ट बकेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सीलेंट रिजल्ट्स और फेयर वैल्यूएशन। अभी प्रेफरेंशियल, आप एक सवाल पूछेंगे मेरे से कि यार एचएनआई कैसे ढूंढता है कि कहाँ पे प्रेफरेंशियल करना है। हमने तो प्रेफरेंशियल देख लिया, हमें पता लग गया, एचएनआई को कैसे पता लग रहा है प्रेफरेंशियल करूं मैं कहाँ जाके, राइट? ये सारी चीजें देखेंगे। हाँ हाँ। तो वो क्या करेगा, वो ये सब देखेगा, ऑर्डर बुक समझने का कोशिश करेगा, वो कैपेसिटी एक्सपेंशन समझने का कोशिश करेगा, और उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमेशा रिजल्ट्स रहता है कि कौन सी कंपनी है जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और जहाँ वैल्यूएशन अच्छा लग रहा है मुझे, वहां जाके हम ले लेते हैं। तो ये मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एक कंपनी है आपकी कॉस्मिक सीआरएफ, ठीक है? इसमें आपका रिजल्ट्स जो है ना, आपके सितंबर क्वार्टर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे। मतलब आपका काफी अच्छा ग्रोथ आया था, मार्च में भी अच्छा आया था, सितंबर में भी अच्छा आए थे। सीधा 1 करोड़ से 6 करोड़ का आपका हाफ ईयरली प्रॉफिट हो गया था। ये कंपनी उस टाइम पे, आज से 10 महीना पहले, इस टाइम पे आप देखेंगे 2 अगस्त के आसपास, 17 के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे थी। आपको दिख रहा है 20 का पी रेशियो। और ये रेलवे कंपनी थी, अच्छी ग्रोथ दिख रही थी इसमें, 20 के पी में थी, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे। एचएनआई आए, उन्होंने इस कंपनी को पैसा दिया 600 रुपए पे, तभी 300 रुपए का स्टॉक होता था। तो एचएनआई ने देखा कि यार ये, और ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो इसके लिए एक और डेटा पॉइंट रहता है आपका एक्सीलेंट रिजल्ट्स 23। तो आप देखेंगे कॉस्मिक सीआरएफ, तो इसने 10 नवंबर को रिजल्ट दिए थे जो कि अच्छे रिजल्ट थे। तब ये 20 के पी पे होता था स्टॉक, और 300 रुपए का होता था। फिर एचएनआई को स्टॉक दिखा, उन्होंने बोला भाई आप बहुत सस्ते स्टॉक हो और आपका ग्रोथ भी अच्छा आ रहा है, आपकी कैपेसिटी एक्सपेंशन काफी हुई है, आप हमसे भी पैसा ले लो। उन्होंने 600 रुपए में कंपनी के प्रमोटर का पैसा दिया, आज यही स्टॉक 2000 रुपए का है। तो एक्सीलेंट रिजल्ट्स और फेयर वैल्यूएशन इज द वे जहां एचएनआई ढूंढते हैं कि भाई मेरे को पैसा कहाँ डालना है, और सारे एचएनआई यही कर रहे होते हैं। तो प्रेफरेंशियल तो हमने ढूंढ लिया, बट प्रेफरेंशियल ढूंढा कैसे जाता है एचएनआई से, वो ये सारे फैक्टर और एक्सेल रिजल्ट्स के थ्रू ढूंढा जाता है। फेयर वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू यू इज के जहाँ पे पी सस्ता हो, 50 के नीचे हो। तो अब जैसे जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, राइट, अगर आपको डिफेंस कंपनी 30 के वैल्यूएशन में मिलती है तो आपको सस्ती मिल रही है। डिफेंस कंपनी 60 के वैल्यूएशन में मिलती है तो आपको फेयर प्राइस में मिल रही है। डिफेंस की कंपनी 200 के पी में मिलती है तो आपको महंगी मिल रही है। रेलवे कंपनी 20 के पी में मिलती है, सस्ती मिल रही है। रेलवे कंपनी 60 के पी में मिलती है, फेयर वैल्यू में मिल रही है। रेलवे कंपनी 120 के पी में मिलती है, महंगी मिल रही है। तो वैल्यूएशन रेंज देखो ऑन द सेक्टर, उससे कम है तो सस्ता, उसके बीच में है तो फेयर वैल्यू, उससे महंगा है तो महंगा कंपनी, राइट? तो ये हो गया आपका रिजल्ट्स कि भैया हमें रिजल्ट्स ट्रैक जरूर करना चाहिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा रहता है। एंड अगेन मैं ये बोलूंगा कि हमारा जो पल्स फीचर है, राइट, इससे आप सारे रिजल्ट्स भी ट्रैक कर सकते हो। आप अपनी कंपनी का पोर्टफोलियो दे दो, सारे रिजल्ट्स भी आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे, तो ट्रैकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और ये पूरा ही फ्री फीचर है, मुझे लगता है ये तो रिजल्ट्स तो हर इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए उसकी कंपनी के कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे हैं। खराब रिजल्ट आए तो निकलना भी चाहिए कंपनी के अंदर से, एंड हम उसकी भी अभी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है? तो ये आपका इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है? एनी क्वेश्चंस टिल टिल दिस स्क्रीन कि भैया कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है सब? नहीं। परफेक्ट परफेक्ट। तो अगेन ये 3 चीजें हो गई कि भाई हमें इंफॉर्मेशन पढ़नी है और उसके बेसिस पे हमें अच्छी कंपनियों को ढूंढना है। हम एक और चीज कर सकते हैं कि यार हमारे पास इतना समय नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, बाकी एचएनआईज क्या खरीद रहे हैं उस कंपनी को स्टडी कर ले और फिर उनकी इंफॉर्मेशन ढूंढ ले, ठीक है? तो एक हैक है टू सॉर्ट ऑफ फाइंड कि भाई कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने वासा डेंटिसिटी की चर्चा करी, जिसमें आशीष कचोरी और मुकुल अग्रवाल जी दोनों बैठे हैं, राइट, और फिर 70% का गाइडेंस दिया है। तो हम इनकी बाइंग से ही बता सकते थे कि यार कंपनी में कुछ अच्छा हो सकता है, इसको पढ़ना चाहिए हमें, और राइट। तो एचएनआई बाइंग में बहुत पावरफुल डेटा रहता है, और ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे कि क्यूरेटेड बल्ड डील्स करके एक होता है कि भाई कहाँ पे क्या चल रहा है,
तो आप देखेंगे स्वान एनर्जी को अभी ब्लैक रॉक फंड ने खरीदा है, जो कि एक अच्छा सॉर्ट ऑफ फंड है, उसने खरीदा है। यथार्थ को आईसीआईसीआई फंड ने खरीदा है। तो आपको यहाँ पे सारा डेटा मिल जाएगा कौन क्या खरीद रहा है। ठीक है, आपको जैसे दिखेगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, इसका एसजे लॉजिस्टिक्स करके कंपनी है। ठीक है, इसको 4 जनवरी को संदीप सिंह जी ने खरीदा था 170 रुपए पे। ठीक है, उसके बाद इस कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर मिलते चले गए। आज यही कंपनी शायद 450 या 500 रुपए के आसपास बैठी है। तो इसलिए हमें चेक करना चाहिए कि किस बाइंग प्राइस पे इस स्टॉक को खरीदा गया है प्रमोटर के द्वारा। तो इसमें, और इसलिए हम बहुत ही क्लियरली लिखते हैं कि भाई एजी लॉजिस्टिक्स को 177 रुपीज में संदीप सिंह ने खरीदा है। एआई के पाइप्स को 100 रुपए पे खरीदा हुआ है। डीसेक्स सिस्टम में बाइंग प्राइस अननोन है। आदित्य विजन में बाइंग प्राइस है 3562, 3,562 में खरीदा हुआ है। और ये प्राइस बहुत अच्छा इंडिकेशन भी देता है कि यार एचएनआई के हिसाब से फेयर प्राइस क्या है, राइट। तो जैसे कि हमने प्रेफरेंशियल प्राइस का चर्चा किया था, राइट, कि वो एक एचएनआई बाइंग का, एचएनआई प्राइस, एचएनआई के फेयर प्राइस का इंडिकेशन देता है। सिमिलरली ये बाइंग प्राइस भी देता है। तो संदीप सिंह के हिसाब से ये कंपनी 177 पे फेयर वैल्यू पे थी या सस्ती थी, तभी उन्होंने खरीदा होगा, नहीं तो नहीं खरीदते। तो ये इन्वेस्टर को एक बहुत अच्छा आइडिया दे देता है कि अच्छे इन्वेस्टर्स के हिसाब से कंपनी का फेयर प्राइस कितना है। इसलिए ये डेटा भी हमें अच्छे से देखना चाहिए। अगेन इस प्राइस के आसपास खरीदने में काफी कंफर्ट रहता है, क्योंकि एचएनआई से वेटेड प्राइस है कि यार एचएनआई ने वेट कर रखा है, हाँ ये प्राइस मेरे को ठीक लग रहा है। तो अगर ये प्राइस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई एचएनआई किस प्राइस पे खरीद रहे हैं। एनी क्वेश्चन है ऑन सॉर्ट ऑफ एचएनआई बाइंग? नो। या फिर लास्ट पॉइंट आता है कि यार हमने सारा बात किया ग्रोथ का, कि प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। हमने पूरा ग्रोथ के में थीसिस कर, पीएचडी कर लिए पिछले 1 घंटे में, कि रेवेन्यू गाइडेंस पता होनी चाहिए, प्रेफरेंशियल के बारे में पता होना चाहिए, एसेट बेस हमें देखना चाहिए, कैपेसिटी एक्सपेंशन करनी चाहिए। ये सब का ओवर आर्चिंग जो थीम है वो है इमर्जिंग सेक्टर, कि भाई ये सेक्टर अच्छा है तो वहां पे बहुत बड़ा ग्रोथ आने वाला है। आप मेरे से लिख कर ले लो, ड्रोन में ग्रोथ आएगा अगले 10 साल में, क्लीन एनर्जी में ग्रोथ आएगा 10 साल में, डिफेंस में ग्रोथ आएगा 10 साल में, ईवी में ग्रोथ आएगा, टेलीकॉम 5G अभी स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे ग्रोथ आएगा। आप कंजम्पशन, इंडिया इज अ कंजम्पशन इकोनॉमी। इंडिया में सब लोग बहुत सामान खरीदते हैं, राइट। 2 तरीके की इकोनॉमी होती है, एक होती है एक्सपोर्ट इकोनॉमी जो कि चाइना है, कि आप दुनिया के लिए माल बनाओ और उनको बेचो। एक होती है आप अपने घर के लिए माल बनाओ, अपने घर पे बेचो। हम है कंजम्पशन इकोनॉमी, हम अपना सारा सामान अपने घर पे खा जाते हैं। तो जो भी कंजम्पशन कंपनी है, अब जैसे कोई रिटेल कंपनी हो गई जो कपड़े बेचती है, इलेक्ट्रॉनिक्स बेचती है, या कोई ज्वेलरी बेचती है, तो वो कंजम्पशन थीम से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे अगेन बहुत अच्छे सेक्टर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको दिखेगा कि भाई ग्रीन एनर्जी अच्छा सेक्टर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल अच्छा सेक्टर है, कंजम्पशन अच्छा सेक्टर है, सेमीकंडक्टर अच्छा सेक्टर है, 5G अच्छा सेक्टर है, इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब बिजली की लाइनें लगाना, तार लगाना, जो भी ये सब कर रहे हैं वो अच्छा सेक्टर है। आजकल डेटा सेंटर बहुत फेमस हो रहा है, डेटा सेंटर, सब लोग डेटा सेंटर की बात करेंगे, डेटा सेंटर के स्टॉक बता दो। डेटा सेंटर हो गया, डिफेंस हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, एआई हो गया, रेलवेज हो गया। तो ये सारे अच्छे सेक्टर है, हमें अच्छे सेक्टर्स के अंदर ही पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि भाई इमर्जिंग सेक्टर के अंदर हम पैसा लगाएं, राइट। तो ये 5 चीजें हमने काफी सीखा कि यार प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, सेल्स बढ़नी चाहिए, अच्छे वैल्यूएशन पे लिया जाए, एटलीस्ट फेयर वैल्यूएशन पे ले, महंगा ना ले, वो थोड़ा दिक्कत का काम हो जाता है अगर महंगा ले लेंगे। इंफॉर्मेशन पढ़े, प्रेफरेंशियल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एसेट बेस एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका एचएनआई खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहे हैं, और सेक्टर अच्छा होना चाहिए। इस तरीके के कॉम्बिनेशन से आप एक अच्छे से कंपनी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ब्रॉड 5 पॉइंट थीसिस हो गया कि किस तरीके से हमें कंपनियों को ढूंढना चाहिए। एनी क्वेश्चन अपूर्व जी यहाँ पे? नहीं, इसके ऊपर तो नहीं है, बट इसी से रिलेटेड है कि जो रेड फ्लैग्स है बहुत सारी कंपनीज एसएमईज में, आई थिंक ये पूरा एक सॉर्ट ऑफ मेनिया या बबल कह दो, वैसा ही हो गया था कि कोई भी कंपनी आए एसएमई में एंड पब्लिक जस्ट बिकॉज एसएमई का या ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत अच्छा मिल रहा है तो बिना कुछ पढ़े, बिना आरएचपी डाउनलोड किए सारे इन्वेस्टर्स उसमें पैसा डाल देते हैं। एंड फिर इवेंचुअली सम ऑफ द कंपनीज आर एक्चुअली लॉट ऑफ कंपनीज आर बोगस और अच्छी नहीं है, और उसमें से कुछ कंपनीज फिर बैंकरप्ट भी हुई और कुछ कहीं पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज भी आए। तो हाउ डू यू सेफगार्ड योरसेल्फ फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स? श्योर। तो इसके 2 आंसर है, ठीक है, और यही मेरी नेक्स्ट स्लाइड थी।
कि दो चीजें हमें जरूर चेक करनी है, प्रमोटर बैकग्राउंड और क्लाइंट बैकग्राउंड, ठीक है। और तीसरी चीज है एम्प्लॉइज। अभी देखो एक कंपनी लेट से फर्जी है, लेट से पेपर कंपनी है, तो उस पेपर कंपनी के एम्प्लॉइज तो होंगे नहीं, पेपर कंपनी के एम्प्लॉइज तो होते ही नहीं है, राइट। तीन चीजें हम चेक करेंगे। पहला प्रमोटर बैकग्राउंड, हर बार जो भी कंपनी का प्रमोटर है उसको गूगल में सर्च कर लो, उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ठीक है। अगर पास्ट में उसके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं तो ऐसे स्टॉक्स में मत इन्वेस्ट कीजिए। जैसे एग्जांपल बोला था वरीनियम क्लाउड, राइट, उसमें क्लियरली बहुत पंप एंड डंप हुआ, स्टॉक ने काफी खराब रिएक्ट किया है। आप प्रमोटर को गूगल करेंगे, उनके अगेंस्ट काफी सारे क्रिमिनल केसेस या बेसिकली केसेस थे, क्रिमिनल तो मुझे मालूम नहीं बट काफी सारे केसेस थे पहले भी। तो क्लियरली एक रेड फ्लैग था कि यार इनके अगेंस्ट कुछ केसेस हमें दिख रहे हैं। दूसरा है, एक एक कंपनी के क्लाइंट से समझ आ जाता है कि यार वो कंपनी कितनी अच्छी है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, एक कंपनी का क्लाइंट है रिलायंस जियो, ठीक है, और ये वेरीफाइड है कि जियो उसका क्लाइंट है। अभी दो चीजें, या तो कंपनी झूठ बोल रही है कि जियो उसका क्लाइंट है, अगर झूठ बोल रहे थे तो ब्लेटेंट लाई हो जाएगा, जो कि इतना आसान नहीं है झूठ बोलना, क्योंकि कोई जियो को फोन कर देगा ये तुम्हारा वेंडर है क्या, तो चेक करना भी आसान हो जाता है। बट अगर जियो का कोई कोई कंपनी जिसका क्लाइंट जियो है, चांसेस है वो अच्छी कंपनी होगी, नहीं तो जियो उसका क्लाइंट बनता ही ना, राइट। तो अब क्लाइंट जब भी ऑर्डर आता है हमेशा चेक करो ऑर्डर कहाँ से आ रहा है। अगर ऑर्डर देने वाला बढ़िया कंपनी है, बड़ा बंदा है, तो मतलब उसने डिलीजेंस किया हुआ। गवर्नमेंट से ऑर्डर मिल रहे हैं, गवर्नमेंट तो बहुत डिलीजेंस करता है। तो जिससे क्लाइंट्स को पक्का चेक करो कि यार क्लाइंट्स अच्छे हैं कि नहीं है। अगर मुझे एक कंपनी के सारे छोटे क्लाइंट दिखते हैं ना, तो मैं थोड़ा हमेशा सर्कमस्पेक्ट हो जाता हूँ कि यार इसको तो कोई बड़ा बंदा ऑर्डर ही नहीं दे रहा, सारे ऐसे क्लाइंट है जिनका मैंने नाम ही नहीं सुना, तो जेन्युइन भी है कि नहीं है। वही मुझे क्लाइंट में आदित्य बिरला ग्रुप दिख जाए, तो मुझे पता है कंपनी जेन्युइन है यार, आदित्य बिरला ग्रुप ऐसे ऑर्डर नहीं देता किसी को भी, राइट। तो क्लाइंट की क्वालिटी आपको बता देते हैं कि भाई कंपनी कितनी जेन्युइन है कितनी नहीं है। प्रमोटर के ऊपर आपको गूगल सर्च करनी चाहिए कि भाई प्रमोटर का बैकग्राउंड क्या है। और प्रमोटर बैकग्राउंड, क्लाइंट बैकग्राउंड। तीसरी चीज जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंपनी के एम्प्लॉइज देख लो कितने हैं लिंक्डइन पे और ईपीएफओ पे। तो ये मैं थोड़ा समझा देता हूँ। एक फेक कंपनी के एम्प्लॉइज नहीं होते, ऑब्वियसली बात है, राइट, फेक कंपनी के एम्प्लॉइज नहीं होंगे। आपको लिंक्डइन में कुछ नहीं दिखेगा, आपको ईपीएफओ में कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये जरूर चेक कर लो कि यार लिंक्डइन में कितने लोग हैं और ईपीएफओ में कितने लोग हैं। ईपीएफओ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, तो कंपनी कितने लोगों को प्रोविडेंट फंड दे रही है, और सारा पब्लिक डेटा होता है। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से दिखता है। अ, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो एक आपकी वेबसाइट है, ईपीएफओ वेबसाइट, ठीक है, ईपीएफओ एस्टैब्लिशमेंट सर्च। तो यहाँ पे आप कंपनी का नाम डालेंगे ना ईपीएफओ में, तो आपको सारा मिल जाएगा कंपनी ने कितने लोगों को ईपीएफ दिया है। ये बहुत अच्छा डेटा होता है। कंपनी ने किसी को पीएफ नहीं दिया तो ये डर की बात है थोड़ी, यार कंपनी किसी को पीएफ नहीं देती है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई कंपनी है जो पीएफ नहीं देती वो फर्जी है। हो सकता है कंपनी 20 एम्प्लॉय से कम की हो, तो आपको पीएफ देने वाला कोई दिखेगा नहीं। बट चेक कर लो, इंपॉर्टेंट डेटा है, लिंक्डइन में भी नहीं दिख रहा है और पीएफ में भी नहीं दिख रहा है। तो ये एक रेड फ्लैग है, ठीक है। तो तीन रेड फ्लैग हमने डिस्कस किया, प्रमोटर बैकग्राउंड, क्लाइंट क्वालिटी एंड एम्प्लॉय नंबर्स इन बोथ लिंक्डइन एंड ईपीएफओ, ठीक है। और ये डेटा हम भी देते हैं, अगर आप हमारा हमारा न्यूज़पेपर चेक करेंगे, राइट, तो आपको दिखेगा हम हर कंपनी के बारे में स्टार्टिंग में बताते हैं उसके एम्प्लॉयज कितने हैं। तो आपको दिखेगा भाई रत्नवीर के 29 एम्प्लॉयज है लिंक्डइन पे। और ये भी आप चेक कर सकते हैं जीएसटी फाइल किया है कि नहीं किया है। तो जीएसटी फाइल उन्होंने लास्ट कब किया है, मार्च में। शायद आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं, हाँ दिख रहा है। E2 नेटवर्क्स 192 एम्प्लॉइज है, तो कंपनी जेन्युइन लग रही है, जीएसटी भी मई में फाइल किया है। फीएम 1280 मेंबर है, कंपनी मोस्ट लाइकली जेन्युइन होंगी, 1280 एम्प्लॉय तो हमें लिंक्डइन पे ही दिख रहे हैं। सेलिकॉर 106 लोग हैं। जब यहाँ पे जीरो दिखे तब डर लग जाना चाहिए, यार ये तो जीरो दिख रहा है, कोई है ही नहीं इसका तो एम्प्लॉय। मतलब हम भी काम करते हैं, राइट, आप और मैं भी एम्प्लॉय है। तो सैमको में आपको एम्प्लॉय दिख जाएंगे कि भैया कंपनी जेन्युइन एम्प्लॉयज है। सिमिलरली आपको सॉवरन में दिख जाएंगे कि कंपनी जेन्युइन एम्प्लॉयज है। तो ये भी एक अच्छा फिल्टर होता है कि भाई आप लिंक्डइन में और ईपीएफओ में जाकर देख लो कि कितने सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयज है कितने नहीं है, ठीक है। तो ये तीन हो गए आपके रेड फ्लैग वाला क्वेश्चन। इस पे कोई थॉट्स, एनी क्वेश्चन? नो। राइट। अभी एक और चीज मैं एक और चीज डिस्कस करते हैं कि यार कंपनी को एंटर कैसे करें, क्योंकि ये भी बहुत सवाल होता है कि कंपनी को एंटर कैसे करें, राइट। इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स एक बहुत बड़ी गलती करती है। रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक को चेस करते हैं, स्टॉक सर्किट पे होगा,
अपर सर्किट पे खरीदेंगे कि स्टॉक भाग रहा है, हर रोज ऑर्डर डाल देंगे, फिर एक दिन मिल जाएगा और उस दिन स्टॉक नीचे आने लग जाएगा। तो हम स्टॉक को चेज करते हैं, इसलिए हमें दिक्कतें आती हैं। हमें स्टॉक को तब लेना है जब स्टॉक का जब स्टॉक ने थोड़ा करेक्शन किया है, एटलीस्ट 15 to 20% करेक्शन। मैं मानता हूं कि यार ये एक अच्छा टाइम होता है कि करेक्शन फेज में लो, ना कि रनिंग फेज में। और रनिंग में भी कुछ होता है, कभी एक ब्रेकआउट करके स्टॉक्स होते हैं, खैर मैं उस पे वो थोड़ा टेक्निकल साइड आ जाता है, तो उसमें उस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे। अगर आप रनिंग स्टॉक ले भी रहे हो तो ब्रेकआउट स्टॉक्स को लो, कि जिसने अपना ब्रेकआउट दिया है, नया 52 वीक हाई बनाया है, तो आप रनिंग को फिर भी ले सकते हो, प्रेफरेबली करेक्शन फेज में लो। एंड इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। जैसे ये स्टॉक है आपका जैन इंफ्राटेक। आप इसमें देखेंगे ना, इसमें प्रेफरेंशियल हुआ है, तो प्रेफरेंशियल कंपनी है, 110 रुपए के आसपास प्रेफरेंशियल हुआ है। जैसी प्रेफरेंशियल की खबर आई, तो स्टॉक 110 से सीधा 330 रुपए में भाग गया। अब आप सोचो, जिससे 330 रुपए पे लिया, वो स्टॉक को चेस करा था, और इतना बड़ा बार देख रहे हो आप, इतने सारे लोगों ने 330 पे लिया, चेस करते करते। और जो भी, मतलब जिससे भी बेचा वो तो बहुत खुश होगा, बट जिससे लिया वो बहुत दुखी है, राइट, क्योंकि स्टॉक आधा हो गया है। स्टॉक हमेशा हमें तब लेने जब वो एकदम ठंडे पड़े हो, क्योंकि तब हमारी डाउनसाइड मिनिमाइज हो जाती है। अभी अगर ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है तो इसमें अपसाइड हैवी है, बट डाउनसाइड इसमें लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी काफी करेक्शन दे चुका है। तो हमेशा करेक्शन के बाद हमें देखना चाहिए, ना कि भागते स्टॉक को। ये पॉइंट और जब रैली बड़ी होती है ना, जब स्टॉक 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया है, उन स्टॉक को तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो पक्का करेक्ट करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता वो करेक्ट ना करें। तो 3-4 गुना की बड़ी रैली के बाद आपको स्टॉक नहीं लेने चाहिए, करेक्शन का आपको हमेशा वेट करना चाहिए। ठंडे स्टॉक लेने चाहिए, मैं बोलता हूँ ठंडे स्टॉक्स को देखना चाहिए कि ठंडा स्टॉक पड़ा है, एकदम कंसोलिडेशन में है, जहां कुछ एकदम एकदम ऐसा स्टॉक शांत सा हुआ पड़ा है, राइट। तो दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर सॉर्ट ऑफ एंट्री, जब स्टॉक एकदम ठंडा पड़ा है, ठीक है। अगेन एक और एग्जांपल देना है तो इसमें भी देख लेते हैं। ये स्टॉक डायनामिक सर्विसेज 100 रुपए से 300 रुपए भागा, ठीक है। जिसने यहाँ पे लिया उसको हुआ बहुत बड़ा नुकसान, जो भागते भागते चेस करा था। स्टॉक हमेशा करेक्शन के बाद लो। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि स्टॉक को ना लोअर सर्किट पे लेना चाहिए, ये बहुत अच्छी हैबिट होती है। सारे बड़े इन्वेस्टर लोअर सर्किट में स्टॉक खरीदते, अपर सर्किट में नहीं खरीदते। रिटेल इन्वेस्टर सारे अपर सर्किट में खरीदते हैं। तो वो गट्स लाने चाहिए कि भाई लोअर सर्किट में स्टॉक खरीदूंगा आराम से, शांति से, जब वो 15, 20, 30% डाउन है। आप सोचो, ये स्टॉक जो यहाँ पे खरीद रहा होगा, उसको यहाँ रुपए इसके, अब ऑब्वियसली बॉटम तो कोई टाइम नहीं कर सकता, बट जिसने भी 20-30% डाउन लिया था वो काफी खुश होगा, राइट, कि मैं बच गया, एटलीस्ट यहाँ से तो बच गया, राइट। तो वही हमेशा करेक्शन का वेट करो, थोड़े करेक्शन के बाद ही स्टॉक को लेना चाहिए। एनी क्वेश्चन ऑन दिस पॉइंट? नो। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सारा चर्चा कर लिया। एक इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि भाई एग्जिट कब करें, राइट। हमने सब ले लिया। एसएमई में सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर्स, क्योंकि हमने पूरा थीसिस ग्रोथ पे बना रखा है कि ग्रोथ होगी तो स्टॉक अच्छा है। जब ग्रोथ बंद हो जाए या नंबर खराब आ जाए, आप चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, निकल जाओ मेरे हिसाब से। कोई भी सिचुएशन हो, अगर नंबर्स बहुत खराब आ गए हैं तो आपको निकल जाना चाहिए। बैड रिजल्ट्स इज अ सिग्नल फॉर एग्जिट, ठीक है। मैं आपको इसका भी एग्जांपल देता हूँ। और ये मेरी, अगर आप देखेंगे स्टॉक मैंने खुद ने खरीदा है, इसमें मैंने बल्ड डील किया था, तो इसमें मेरा आपको नाम दिख जाएगा, मैंने पब्लिकली खरीदा हुआ है। इसके रिजल्ट ना बहुत खराब आ गए, ठीक है, बहुत लॉस ही कर दिया। अभी मैं पूरा नहीं निकला हूँ, क्योंकि ठीक है मेरे को इतना कोई दिक्कत नहीं है, बट रिजल्ट जब खराब आए, मैंने भी आई थिंक थोड़ा बहुत तो 20% उसको बेचा है मैंने, बाकी में शायद और भी हो सकता है बेच दूं। बट सीधा जब आपको लॉस दिख जाए ना 1.36 से -1.17, आपको बेच देना चाहिए। आइडली मुझे पूरा बेच देना चाहिए था, बट मैं थोड़ा उस टाइम पे बिजी था, मैं बेच नहीं पाया। और अब ये काफी नीचे आ गया, तो मुझे भी लगता है यार इस प्राइस पे बेचूं के ऊपर बेचूं। बट मेरा यही मानना रहता है कि यार रिजल्ट खराब आए तो बेच दो, तो कोई आपको सोचने का जरूरत नहीं है। लॉस दिखे, बेच दो। द मोमेंट यू सी अ बैड रिजल्ट, सेल, खत्म, हो गया, ठीक है। तो ये एग्जिट स्ट्रेटजी है। बैड रिजल्ट से हमें सेल करना है, हमें बैड रिजल्ट के स्टॉक को होल्ड नहीं करना है, ठीक है। ये एग्जिट हो गया। लास्ट, एसएमई में किसी चीज का कोई भरोसा नहीं होता है,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि यार आपने एक स्टॉक खरीदा और आपको गारंटी से पता है ऊपर जाएगा, किसी को नहीं पता होता, कंपनी के खुद के मालिक को नहीं पता है कि ऊपर जाएगा, कि वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा कि नहीं, क्योंकि अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो सबको दिक्कत आने वाला है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पोर्टफोलियो में कम से कम 15 स्टॉक होने चाहिए बराबर वैल्यू के। तो एक आदमी गलती भी हो गया फर्क नहीं पड़ता, डाइवर्सिफाई, हैव 15 स्टॉक्स, एग्जैक्ट इक्वल एलोकेशन। और इक्वल एलोकेशन की मैं आपको बात बताता हूँ क्यों होना चाहिए इक्वल एलोकेशन। आपने 2 स्टॉक खरीदे, एक 10 लाख का और एक 1 लाख रुपए का, 11 लाख रुपए थे आपके पास। अभी 10 लाख वाला आधा हो गया और 1 लाख वाला 5 गुना हो गया, आप अभी भी लॉस में बैठे हो। आपने दोनों में 5 लाख डाले होते, तो 5 लाख वाला अगर 5 गुना होता तो आपका 25 गुना, मतलब पैसा 25 लाख हो गया होता, और 5 लाख वाला आधा भी हो गया होता, 2.5 लाख बचता। अनइक्वल एलोकेशन में गलती बहुत बढ़ सकती है, स्पेशली अगर आपने गलत स्टॉक में पैसे लगा दिए। इसलिए अनइक्वल एलोकेशन नहीं करना चाहिए, हमेशा बराबर एलोकेशन कर दो। 15, अगर आपका 15 लाख का पोर्टफोलियो लेट से या 10 लाख का है, मुझे लगता है 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो आप 12 स्टॉक खरीद सकते हो, सब में 80,000 डाल दो। 15 लाख का है, 1 लाख के 15 स्टॉक ले लो। 20 लाख का है, 1 लाख के 20 स्टॉक ले लो। 50 लाख का है तो मे बी 3 लाख के 17 स्टॉक ले लो। बट 15 से 25 के बीच में स्टॉक रखो अपने पोर्टफोलियो में, 15 से कम मत जाओ, 25 से ज्यादा मत जाओ, ये मेरा पर्सनल। और ये एसएमई इन्वेस्टिंग में ये पॉसिबल नहीं होगा कि बहुत छोटा पोर्टफोलियो वाले लोग ये नहीं कर पाएंगे, बाकी लोग तो कर सकते हैं। करेक्ट, इसलिए मैं बोलता हूँ 15 लाख से कम में तो आपको ऐसे में इन्वेस्टिंग करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका एक स्टॉक ही 1-2 लाख ले लेगा। तो आप मतलब अगर आप एसएमई में कर रहे हो और आपका 15 लाख का है, तो आपका 6-7 स्टॉक में ही सारा निपट जाएगा पोर्टफोलियो, क्योंकि 2-2 लाख का आप एवरेज मानो, 7 स्टॉक में निपट जाएगा। आइडली मुझे लगता है वो ये एक आध ले लो, अगर 15 लाख का है, 10 लाख का है एक आध ले सकते हो, उससे ज्यादा मत लो, क्योंकि नहीं तो 5 स्टॉक में पूरा पोर्टफोलियो खत्म हो जाएगा, जो कि बहुत ही रिस्की हो जाता है। तो वो ये 15 इज द मिनिमम अकॉर्डिंग टू मी, कि उसके बाद एसएमई सॉर्ट ऑफ स्टार्ट करना चाहिए। बट आईपीओ इन्वेस्टिंग करते रहना चाहिए, अच्छा आईपीओ है, सीधा पता है 90% में लिस्ट करेगा, ग्रोथ अच्छा है, तो आईपीओ में अप्लाई कर दो। हिट हो गया तो लॉटरी लग गई, हिट नहीं हुआ ठीक है, लॉटरी नहीं लगी, तो आईपीओ में कर सकते हैं। अगर आपका लेट से 5 लाख का पोर्टफोलियो, 3 लाख का पोर्टफोलियो है, तो अगर 1 लाख का आईपीओ लग गया और स्टॉक सीधा 5 गुना हो गया, तो बहुत ग्रोथ मिलेगा, राइट। तो आईपीओ इन्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए, बट प्रॉपर एसएमई इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक यही शायद मेरा लास्ट स्लाइड था। हाँ, मेरा इसी के साथ प्रेजेंटेशन भी खत्म हो गया है। तो एनी क्वेश्चंस अपूर्व जी यू हैव, उसको आंसर कर देते फिर, या नहीं, आई थिंक तकरीबन आपने सारे ही सवालों के जवाब दे दिए। इट हैज़ बीन अ वेरी इंटरैक्टिव एंड फ्रूटफुल सेशन। आई थिंक एसएमई इन्वेस्टिंग के ऊपर काफ़ी सारे जो कंसेप्ट्स थे वो आपने क्लियर किए। एक सवाल अभी मेरे ध्यान में आ रहा है कि जो स्टॉक्स एसएमई जो एक्सचेंज से मेन बोर्ड इंडेक्स में जाता है, तो क्या उसमें आपने ये ऑब्जर्व किया है कि दोज स्टॉक्स परफॉर्म रियली वेल? तो यस दे डू परफॉर्म वेल। अगर कोई एसएमई से मेन बोर्ड जा रहा है तो मोस्ट लाइकली वो एक अच्छी कंपनी होगी, क्योंकि उससे अच्छा ग्रोथ दिखाया होगा। आप हिस्टोरिकली देखें, जेंसॉल एनपीएसटी से मेन बोर्ड गया, अच्छा कंपनी था, काफी अच्छा परफॉर्म किया। एनपीएसटी एसएमई बोर्ड से मेन बोर्ड गया, अच्छा कंपनी था, तभी ग्रोथ आया। तो जो क्राइटेरिया है ना कि आपको एसएमई बोर्ड से मेन बोर्ड पे जाना है, उसमें वो है कि ग्रोथ दिखता रहेगा तो ही आप जा पाओगे, नहीं तो आप नहीं जा पाओगे। तो इसलिए आपको काफी स्टॉक जो माइग्रेट करते हैं वो टिपिकली अच्छे बिजनेसेस होते हैं, तभी वो माइग्रेट कर पाते हैं। सो एग्जैक्टली क्या क्राइटेरिया रहता है टू गो फ्रॉम एसएमई टू मेन बोर्ड? इसके 2-3 पॉइंट्स होते हैं कि आपके जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं वो इससे ज्यादा होने चाहिए, तो आप जा पाओगे। दूसरा एक नेटवर्थ क्राइटेरिया होता है। तो ऐसे 2-3 है, मेरे को अच्छे से याद नहीं, बट ऐसे 2-3 क्राइटेरिया, नेटवर्थ का क्राइटेरिया होता है, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स का क्राइटेरिया होता है। अगर वो सब फुलफिल होता है तो आप मेन बोर्ड पे जा सकते हो। ओके। या और अभी दोनों ही एक्सचेंज को मिला करके कितनी कंपनीज होंगी एसएमईज में? आई थिंक 700-800 तो है ही है, इतना मुझे पता है। 700-800 तो होनी चाहिए, उससे ज्यादा ही हो सकती है, बट मोटा मोटी 700 मान लीजिए, 700 होनी चाहिए। ओके। मैं अपने इस पे स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ एनएसई की, तो एसएमई एनएसई का एक एसएमई इंडेक्स ही है, बीएसई का मुझे नज़र नहीं आ रहा है। एनएसई के इंडेक्स में 357 कंपनीज फिलहाल मुझे दिख रही है। करेक्ट करेक्ट, बीएससी का भी सेम नंबर आप मान लो मोटा मोटा, तो वहां पे भी आपको टोटल मिला के 700-800 कंपनियां मिल जाएगा, जो 357 प्लस 3। तो जो एनएसई में लिस्टेड है वो बीएसई में नहीं होगी, या फिर दोनों जगह पे कॉमन हो सकती है कंपनीज? तो एक और मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि एक तो कंपनी एक ही जगह हो सकती है, या बीएससी में या एनएससी में, ठीक है। और दूसरी बात, अच्छी कंपनियां एनएससी को पसंद करती है लिस्टिंग के लिए, क्योंकि एनएससी पे काफी बड़े इन्वेस्टर्स की नजर रहती है। तो आप देखेंगे कि
अगर आप मल्टी बैगर देखेंगे ना, ज्यादा कहाँ से निकले हैं, ज्यादा एनएससी से निकले हैं एज कम्पेयर टू बीएससी। तो कंपनीज प्रेफर एनएससी ओवर बीएससी, मतलब ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट काफी बार आपको दिखेगा कि ज्यादा अच्छी कंपनी एनएससी में लिस्ट हो रही है। कुछ बीएससी से भी मल्टी बैगर निकले हैं, बॉन्डाडा बीएससी का कंपनी है, तो दोनों से निकले हैं, बट ज्यादा प्रोबेबिलिटी एनएससी की होती है, थोड़ी कम प्रोबेबिलिटी बीएससी की होती है। और जो इसमें क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो हाफ ईयरली बेसिस पे आते हैं। सो आई थिंक क्वार्टरली रिजल्ट सारी कंपनीज हमने कुछ कुछ देखा, तो उसमें शायद कुछ हमने एग्जांपल्स ऐसे भी देखे जहां क्वार्टरली बेसिस पे नंबर्स आ रहे थे, राइट? एसएमईज के पास से ऑप्शन होता है कि वो क्वार्टरली भी दे सकते हैं और वो हाफ ईयरली भी दे सकते हैं। अगर वो ऑप्शन लेते हैं तो क्वार्टरली देते हैं, बट कोई फोर्स नहीं है। हाफ ईयरली मैंडेटरी, कि हाफ ईयरली देना तो मैंडेटरी है, क्वार्टरली आपके ऊपर ऑप्शन है। जहां पे अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है वहां टिपिकली वो लोग क्वार्टरली देते हैं। और सारे एच&आई इन्वेस्टर्स जो हैं वो कंपनीज को इंसिस्ट करते हैं कि आप हाफ ईयरली लीजिए, इससे मार्केट कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ेगा। तो आप देखेंगे काफी अच्छी कंपनी गार्गी फैशन है, वो क्वार्टरली देती है, फैंटम है वो क्वार्टरली देती है, इनमें काफी अच्छे इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड है। तो वो ये इन्वेस्टर्स खुद ही पुश करती है काफी बड़ी कंपनीज को कि आप क्वार्टरली दीजिए, मार्केट का आप पे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो कुछ कंपनियां जिनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है वो क्वार्टरली देती है, मेजॉरिटी फिर भी हाफ ईयरली दे रही होती ओके, है। आई थिंक मेरे और कोई सवाल नहीं है। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एंड फ्रूटफुल सेशन। आपने काफ़ी इंसाइटफुल चीज़ें यहाँ पे बताई, और जिन्हें एसएमई में इन्वेस्ट करना है उनके लिए आई थिंक ये जो दोनों ही हमारे एपिसोड बनेंगे ये काफ़ी इंसाइटफुल होंगे। सो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन आदित्य जी फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स एंड थॉट्स विद अस। थैंक यू सो मच सपोज जी, थैंक यू सो मच। तो ये थे आदित्य जोशी जी। इनके साथ हुए दोनों ही एपिसोड में हमने एसएमई इन्वेस्टिंग के ऊपर डिटेल में बात की। इन्होंने हमें एसएमई इन्वेस्टिंग कैसे नॉर्मल मेन बोर्ड इन्वेस्टिंग से अलग होती है ये बताया, फिर कैसे जो 5 मेन पॉइंटर्स है एसएमई इन्वेस्टिंग के ऊपर इसके बारे में हमने बात की, और फिर फाइनली हमने एंट्रीज़ और एग्ज़िट कैसे लेनी चाहिए इसके ऊपर भी बात की। तो आई थिंक ये दोनों ही एपिसोड काफ़ी फ्रूटफुल और इंसाइटफुल रहे होंगे, और ऐसे ही इंसाइटफुल एपिसोड्स आगे भी देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सैनको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments and securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.